आज बंगाल की सियासत में बड़ी बात हुई है। कोलकाता में ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी के सामने जय श्री राम के नारे लगे। दीदी नाराज हुई और अपना भाषण नहीं दिया, मगर दीदी के गुस्से की एक बड़ी वजह बंगाल की सियासत में मोदी की एंट्री हो सकती है। चुनाव से ठीक पहले दीदी के खेमे में हलचल बढ़ गई है। यह सियासी पारा सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। बंगाल के अलावा देश के 4 अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं। मोदी ने आज असम और बंगाल में मोर्चा संभाला। सियासत के मैदान जंग में मोदी ने आज एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया है और 2021 के चुनावी घमासान का ऑफिशियल ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मैदान जंग में जय श्री राम और मोदी मोदी के नारों के बीच कुछ इस अंदाज में हुई प्रधानमंत्री की एंट्री। दीदी के गढ़ में पहले मोदी ने हाथों से इशारा दिया, फिर कदम ताल करते हुए लोगों के बीच आकर बीजेपी के चुनावी पराक्रम का ट्रेलर भी दिखाया और लगे हाथों चुनावी घमासान का बिगुल भी बजा दिया। इंडिया टीवी के कैमरे पर सब रिकॉर्ड हुआ है। नरेंद्र मोदी अब नेताजी भवन से बाहर आते हुए बड़ी संख्या में लोग हैं, हाथ हिलाकर वो लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। साथ में सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्य उनके साथ हैं। सभी को नमस्कार करते हुए कहा है और यहाँ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। और इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ नेताजी भवन से बाहर निकलते हुए, उन्हें अपने वाहन में बैठना था लेकिन वो अपने वाहन में नहीं बैठे हैं बल्कि इधर आगे आ रहे हैं लोगों का अभिवादन करने के लिए। और लोगों में बेहद ज्यादा जोश है। प्रधानमंत्री जनता से मिलने का कोई मौका नहीं गंवाते हैं और मोदी जी का यहाँ आना, लोगों का अभिवादन करना सचमुच एक स्पेशल लम्हा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बंगाल चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। यानी शनिवार का दिन मोदी के लिए मौका भी था और दस्तूर भी था। इसीलिए कोलकाता में लैंड करते ही मोदी सबसे पहले नेताजी भवन पहुंचे, फिर नेशनल लाइब्रेरी का रुख किया और इसके बाद मोदी का तीसरा लोकेशन था विक्टोरिया मेमोरियल। बंगाल में नेताजी की विरासत पर जमकर राजनीति होती है। इस बार के चुनाव में भी सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा होगा। दीदी को भी ये बात अच्छी तरह मालूम है, मगर 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर बीजेपी ने पराक्रम दिवस वाला ऐलान करके दीदी को पॉलिटिकल सेटबैक दे दिया। नतीजा आपके सामने है। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में मोदी आगे आगे चल रहे थे और दीदी पीछे पीछे उन्हें फॉलो कर रही थी। और तो और मोदी के सामने न सिर्फ ममता बनर्जी को मोदी मोदी के नारे सुनने पड़े, बल्कि मोदी के बगल में बैठकर राष्ट्रवादी गीत की धुनें भी सुननी पड़ी। मगर शनिवार को वो हुआ जो शायद दीदी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ममता के सामने जय श्री राम के नारे लगे और गुस्से में तिलमिलाई ममता बनर्जी ने मोदी के सामने खड़े होकर अपना भाषण देने से ही इनकार कर दिया। आगे बढ़ने से पहले ममता बनर्जी का ये गुस्सा देखिए। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया।
लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। दीदी का गुस्सा अपनी जगह है, वो सही भी हो सकती है, मगर सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि जय श्री राम की नारेबाजी बंगाल में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव का इशारा दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कुछ लोग हैं यहाँ पर, इन लोगों ने ही जय श्री राम के नारे लगाए। हालांकि ये सरकारी कार्यक्रम है, नेताजी के ऊपर आधारित कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ये सब हुआ। हालांकि बीजेपी या प्रधानमंत्री या कार्यक्रम के किसी भी आयोजक की ओर से उस वक्त ऐसा कुछ नहीं कहा गया और टीएमसी ने इस पर रोष व्यक्त किया है। टीएमसी ने एक स्टेटमेंट इशू करके कहा है कि इस वक्त जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है। पूरी सभा नहीं लगाया था जय श्री राम के। जी, जय श्री राम हमें याद आते हैं जब हम नेताजी का नाम लेते हैं या नेताजी को देखते हैं तो पता नहीं क्यों कंटिन्यू लग रहे थे जय श्री राम के नारे। ऐसा नहीं है ममता जी आई तभी, जब भी राम का नाम याद है जय श्री राम का नारा लगाते हैं। जय श्री राम, राम नाम कहीं भी ले सकते हैं, हाँ, अपना हक है। ये तो सरकारी कार्यक्रम है, राजनीतिक कहीं पे लिखा हुआ है क्या सरकारी कार्यक्रम में भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता? कोई मकसद से लिया, कोई मकसद से तो क्या हम राम नाम लेने के लिए मकसद चाहिए अभी इंडिया में? कोई मकसद तो होना चाहिए। बंगाल इंडिया में है या पाकिस्तान में है? राम नाम लेने के लिए मकसद चाहिए, कभी भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। ममता बनर्जी जब आई तभी क्यों लिया? नॉर्मल है, उनको वेलकम कर रहे थे हम जय श्री राम बोल के। रिएक्ट क्यों किया उन्होंने? राम नाम से कौन डरता है? डर के भाग क्यों गए दीदी? मतलब आपको कहना है कि आपने उनको विरक्त करने के लिए? नहीं, एकदम नहीं। वो जब आ रहे थे उनको हम लोगों का सीएम है, वेलकम करने के लिए जय श्री राम का नारा हुआ यहाँ से। डर क्यों गए वो? बीजेपी को भी मालूम है कि चुनाव चाहे कहीं का भी हो, जीतने के लिए उसके पास एक ही ब्रह्मास्त्र है और वो है प्रधानमंत्री मोदी। और इस बार मोदी को एक या दो नहीं 5 किले फतेह करने हैं, जिसमें सबसे अहम है पश्चिम बंगाल। बंगाल की फुल पॉलिटिकल चुनाव लड़ाई में शनिवार को मोदी की एंट्री भी ग्रैंड रही और उनके डायलॉग्स भी दीदी के शंखनाद पर भारी पड़ते दिखाई दिए। आज के ही दिन गुलामी के अंधेरे में वो चेतना फूटी थी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने खड़े होकर कहा था, मैं तुमसे आजादी मांगूंगा नहीं, आजादी छीन लूंगा। ये वही पुण्य भूमि है जिसने देश को उसका राष्ट्रगान भी दिया है और राष्ट्रगीत भी दिया है। आज जब भारत नेताजी की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है तो हम सबका कर्तव्य है कि उनके योगदान को बार बार याद किया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाए। हावड़ा से चलने वाली ट्रेन हावड़ा कालका मेल का भी नाम अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। देश ने यह भी तय किया है कि अब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। नए साल में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है और यहां चुनाव से करीब 5 महीने पहले ही घमासान छिड़ चुका है। मोदी विरोधियों ने कहां मोर्चा संभाला है, शनिवार को ममता ने क्या किया, कौन सा सियासी डायलॉग मारा, राहुल ने कहां रोड शो किया, मोदी पर कैसे हमला किया, ये सब देखने सुनने से पहले मोदी की बंगाल यात्रा को समझिए, क्योंकि शनिवार यानी 23 जनवरी को मोदी की औपचारिक एंट्री ने बंगाल चुनाव को न सिर्फ बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है बल्कि वहां का सियासी पारा भी बहुत गर्म हो चुका है। भारत बुला रहा है, रक्त रक्त को आवाज दे रहा है, उठो, हमारे पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। साथियों, ऐसी हौसले से भरी हुंकार
सिर्फ और सिर्फ नेताजी ही दे सकते थे। उन्होंने ये दिखा भी दिया कि जिस सत्ता का सूरज कभी अस्त नहीं होता, भारत के वीर सपूत रणभूमि में उससे भी परास्त कर सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल में मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वीरगाथा देश को सुना रहे थे, मगर संकेतों की भाषा समझने वाले यही कहेंगे कि इशारों इशारों में मोदी बंगाल के चुनावी नतीजों का पूर्वानुमान कर रहे थे। बात चाहे नेताजी से जुड़ी फाइल्स की हो या फिर आजाद हिंद फौज को दिए सम्मान की हो, मोदी ने सब कुछ गिना डाला। दीदी मंच पर मौजूद थी और सब कुछ सुनने को मजबूर थी। नेताजी से जुड़ी फाइलें भी हमारी सरकार ने सार्वजनिक की। ये हमारी ही सरकार का सौभाग्य रहा जो 26 जनवरी की परेड के दौरान आईएनए वेटरन्स परेड में शामिल हुए थे। आज यहां इस कार्यक्रम में आजाद हिंद फौज में रहे देश के वीर बेटे और बेटी भी उपस्थित है। जब आजाद हिंद फौज की कैप मैंने लाल किले पर झंडा फहराया था, उसे मैंने अपने सर पे लगाया था, उस वक्त मेरे मन मस्तिष्क में बहुत कुछ चल रहा था। बहुत से सवाल थे, बहुत सी बातें थी, एक अलग अनुभूति थी। मैं नेताजी के बारे में सोच रहा था, देशवासियों के बारे में सोच रहा था। वो किसके लिए जीवन भर इतना रिस्क उठाते रहे? जवाब यही है, हमारे और आपके लिए। पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ममता के गढ़ में सेंध लगा चुकी है। टीएमसी के कई दिग्गज नेता बीजेपी का दामन पकड़ चुके हैं। तस्वीर बिल्कुल अलग है। इसीलिए सियासी कार्यक्रम ना होते हुए भी मोदी ने नेताजी के बहाने उन बातों का जिक्र कर दिया जो बंगाल के वोटर्स को छुएंगी। बात चाहे न्यू इंडिया की हो, आत्मनिर्भर भारत की हो, राफेल और तेजस की हो, या एलओसी से एलएसी की हो, 2021 का भारत नेताजी के सपनों को साकार कर चुका है और ये बात पब्लिक को समझाने में मोदी कामयाब हुए। साथियों, मैं कई बार सोचता हूं कि आज देश में जो बदलाव हो रहे हैं, जो नया भारत आकार ले रहा है, उसे देख नेताजी को कितनी संतुष्टि मिलती है। उन्हें कैसा लगता जब वो दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजीज में अपने देश को आत्मनिर्भर बनता देखते। आज राफेल जैसे आधुनिक विमान भी भारत की सेना के पास हैं और तेजस जैसे अत्याधुनिक विमान भारत खुद भी बना रहा है। जब वो देखते कि आज उनके देश की सेना इतनी ताकतवर है, उसे वैसे ही आधुनिक हथियार मिल रहे हैं जो वो चाहते थे, तो उन्हें कैसा लगता? आज एलएसी से लेकर के एलओसी तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत आज मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। तक ले जाए। शनिवार को बंगाल की सियासी पिच पर उतरते ही मोदी ने उस कोरोना वैक्सीन की भी बात कर डाली, जिसे लेकर बंगाल से दिल्ली तक मोदी विरोधी नॉन स्टॉप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसीलिए राजनीतिक विश्लेषण अक्सर यही कहते हैं कि मोदी अपने विरोधियों से एक कदम आगे की सोचते हैं। आज अगर नेताजी ये देखते हैं कि उनका भारत इतनी बड़ी महामारी से इतनी ताकत से लड़ा है, आज उनका भारत वैक्सीन जैसे आधुनिक वैज्ञानिक समाधान खुद तैयार कर रहा है, तो नेताजी क्या सोचते हैं? जब वो देखते हैं कि भारत वैक्सीन देकर दुनिया के दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है, तो उन्हें कितना गर्व होता।
कि आजाद हिंद सरकार नेताजी की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने जिन जिन मुद्दों को छुआ, जिन जिन टॉपिक्स की बात की, अब उसका सियासी मतलब समझिए। मोदी का ध्यान इस वक्त सिर्फ बंगाल पर नहीं, 2021 की सियासी कुंडली में बंगाल से तमिलनाडु तक होने वाला चुनाव है और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत मोदी ही है। यानी मोदी चुनाव भी जिताएंगे और दुनिया भी फतह करवाएंगे। मोदी पर दीदी को भी हराने की जिम्मेदारी है और असम में बीजेपी का सिक्का जमाए रखने का भी दारोमदार है। रही बात कोरोना की, तो मेड इन इंडिया वैक्सीन की मदद से सारे जहान की जान बचाने की जिम्मेदारी भी मोदी के कंधों पर है। हम मेड इन इंडिया वैक्सीन पर वर्ल्ड रिपोर्ट की पूरी डिटेल आपको देंगे, मगर उससे पहले मोदी विरोधियों की पॉलिटिक्स भी देख लीजिए। शनिवार को मोदी ने कोलकाता में मोर्चा संभाला, तो उससे ठीक पहले दीदी ने भी रोड शो के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया। हजारों की भीड़ से ये पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की कि इस बार भी बीजेपी की राह आसान नहीं होगी। जी देखिए, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास ये काफिला आ चुका है और इस वक्त सेंट्रल एवेन्यू, जो काफ़ी बड़ी और नामी सड़क है कोलकाता की, सेंट्रल एवेन्यू के ऊपर से होकर ये काफिला गुजर रहा है और सड़क के इस पार उस पार हजारों की संख्या में हमें कार्यकर्ता देखने को मिल रहे हैं जो ममता बनर्जी की एक झलक पाने को उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। बंगाली अस्मिता, बंगाली मनुष्यों से जुड़ने की लड़ाई है। चूंकि बीजेपी पर बाहरी पार्टी का आरोप है और टीएमसी लगातार कोशिश कर रही है कि वो बंगाल से जुड़ी हुई पार्टी है, बंगाल की पार्टी है, बंगालियों की पार्टी है। दीदी जिस वक्त पॉलिटिकल रोड शो के जरिए बीजेपी को वार्निंग दे रही थी, उसी वक्त टीएमसी से जुड़े लोग भी नेताजी के नाम पर सियासी डायलॉग्स मार रहे थे। बंगाल इसके लिए तैयार है और वोट मांगने के लिए नेताजी का इधर आके उधर आके बात करके ये सब ड्रामा नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री 2 कार्यक्रम में आ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं चुनाव के लिए बोलते हैं, हम ड्रामा पसंद नहीं करते हैं। देखिए, मोदी जी अच्छा आदमी है जो ट्रम्प को लेके अहमदाबाद में गया था और बोला कि आपकी बात ट्रम्प सरकार। अभी क्या हुआ? मोदी जी को सोचने चाहिए जे बंगाल में वोट का पहले आके नेताजी का संबंध में बोलने से नहीं होगा। इन सब के बीच ममता बनर्जी कभी शंख बजाकर चुनावी घमासान में मोदी को ललकारती नजर आई, तो कभी ये कहकर सियासी हड़कंप मचा दिया कि भारत में 4 राजधानियां होनी चाहिए जिनका रोटेशन होता रहे। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের কয়েকটি কথা আমি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে আবার বলবো। ভারতবর্ষের রাজধানী, ভারতবর্ষের 4টে প্রান্তে, একটা দক্ষিণ, একটা উত্তর, একটা পূর্ব, একটা নর্থ ইস্টার্ন করা উচিত বলে আমি মনে করি। একটা রাজধানী কেন থাকবে? 4টে থাকবে। আর ত্রিভঙ্গি চেঞ্জ করতে হবে। ওয়ান লিডার ওয়ান নেশন, ওয়ান রেশন কার্ড ওয়ান নেশন, ওয়ান পলিটিক্যাল পার্টি ওয়ান নেশন। হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালुएशन? बंगाल का मूव देश के सामने है, मगर इस बार मोदी के लिए जितना जरूरी बंगाल है उतना ही जरूरी है इस साल असम का विधानसभा चुनाव। बंगाल आने से पहले मोदी असम के शिवसागर जिले में पहुंचे। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जमीन का पट्टा देने की शुरुआत की, मगर मोदी के टारगेट पर पिछली सरकारें थी। पहले की सरकारों में आपकी ये चिंता उनकी प्राथमिकता में ही नहीं थी, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल जी, उनके नेतृत्व में यहां की सरकार ने आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए गंभीरता के साथ काम किया। हमारी जमीन सिर्फ घास, मिट्टी, पत्थर के रूप में नहीं देखी जाती। धरती हमारे लिए माता का रूप है। आज असम की हमारी सरकार ने आपके जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर करने का काम किया है। जमीन का पट्टा मिलने से
मूल निवासियों की लंबी मांग तो पूरी हुई है, इससे लाखों लोगों का जीवन स्तर बेहतर होने का रास्ता भी बना है। अब इनको केंद्र और राज्य सरकार की दूसरी अनेक योजनाओं का लाभ मिलना भी सुनिश्चित हुआ है, जिनसे हमारे ये साथी वंचित थे। केंद्र और राज्य सरकार का डबल इंजन 3-4 वर्षों में असम के हर घर तक पाइप से जल पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। मोदी के राजनीतिक मॉडल के लिए असम कसौटी के समान है। बीजेपी ने अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर के इस राज्य में 2016 में जीत का परचम लहराया था, मगर इस बार सवाल ये है कि क्या मोदी उस सफलता को दोहरा पाएंगे। पश्चिम बंगाल का परिणाम एक दूरगामी प्रभाव वाली राजनीतिक घटना हो सकती है, चाहे जो भी नतीजे आए, लेकिन असम में कहीं ज्यादा दिलचस्प और महत्वपूर्ण चुनावी प्रयोग हो रहा है। मोदी और ममता के बंगाल वाले घमासान के बीच तमिलनाडु में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल रखा था। बड़े बड़े काफिले के साथ राहुल तमिलनाडु की सियासी नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कभी सड़क पर खड़े होकर पॉलिटिकल स्पीच देते, तो कभी लोगों के बीच जाकर। हाँ, इतना जरूर था कि राहुल के मोदी विरोध वाले सुर वहां भी दिखाई दिए। शनिवार को हुए सियासी रोड शो भाषण के बाद इस वक्त बड़े सवाल ये है कि क्या बंगाल में बीजेपी पहली बार सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाएगी? क्या तमिलनाडु में वैकल्पिक राजनीति का प्रवेश होगा? क्या केरल में हर 5 साल बाद सरकार बदलने का ट्रेंड जारी रहेगा? असम में क्या बीजेपी अपना सिक्का जमाए रखेगी? अपने स्वर्णिम काल से गुजर रही बीजेपी के लिए भी 5 राज्यों में चुनावों की राह जितनी आसान दिखती है, उतनी है नहीं। वैसे हाल के सालों में बीजेपी ने चुनाव में सब कुछ झोंक कर अपने पक्ष में परिणाम लाने का जो दमखम दिखाया है, उसे विपक्ष भी हल्के में नहीं ले सकता। दूसरी तरफ बीजेपी को भी पता है कि इन राज्यों के नतीजों को सीधे मोदी सरकार के कामकाज से जोड़कर देखा जा सकता है। इसलिए मोदी अभी से अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने में जुट गए हैं। साफ है, चुनाव मुद्दों पर होगा, किसानों की बात होगी, सुरक्षा की बात होगी, कोरोना वैक्सीन भी मुद्दा बनेगा। यानी चुनाव भले ही 5 राज्य के विधानसभा के हो, मगर इसमें नेशनल फ्लेवर दिखाई देगा। दिलचस्प बात यह है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन और कोरोना वैक्सीनेशन मोदी सरकार के लिए इन चुनावों में पॉलिटिकल संजीवनी बूटी साबित हो सकती है। शुक्रवार को ब्राजील के राष्ट्रपति ने एक ट्वीट करके न सिर्फ भारत की तारीफ की और धन्यवाद कहा, बल्कि हनुमान जी की एक तस्वीर ट्वीट कर भारत को संजीवनी बूटी भेजने वाला पता डाला। और शनिवार को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक ने भी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लगातार साथ के लिए न सिर्फ भारत का शुक्रिया किया, बल्कि मोदी का नाम लेकर कहा कि अब सब मिलकर काम करेंगे, ज्ञान साझा करेंगे, तो इस वायरस को रोक सकते हैं और जिंदगियां बचा सकते हैं। WHO चीफ का ट्वीट ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया के कई देशों ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। इसीलिए अगर एक लाइन में कहें तो मोदी देश की जान तो बचा ही रहे हैं, जहान भी अब मोदी के भरोसे है। रही बात चुनाव के मैदान जंग की, तो इसका एक ट्रेलर तो देश ने देख लिया है, अब पूरी फिल्म रिलीज होने का इंतजार है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।